नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी टॉप 50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हम अब नई धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं। जो आपकी जो सीरीज अब प्रारंभ होने जा रही है वो होगी आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के भूगोल के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आगे, फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो मध्य प्रदेश की सीरीज की जो शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें हमने 50 प्रश्नों का समावेशन किया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कल का जो एक टास्क दिया था, आप लोगों ने तो किसी ने भी नहीं बताया, हो सकता है या तो पता नहीं होगा, यही मानकर चलूंगा। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको कहा था कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है, फिर इसका आंसर देते हुए मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। लिखित और अलिखित संविधान में मूल अंतर यह होता है कि यदि किसी देश में संविधान का निर्माण होता हो और उस संविधान के निर्माण के लिए यदि संविधान सभा का गठन किया जाता हो तो उस देश के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। जबकि जिस देश के संविधान निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की संस्था का गठन नहीं किया जाता है और वहां निर्मित संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। यहां पर लिखित और अलिखित का मतलब यह नहीं होगा कि लिखित का मतलब लिखा हुआ और अलिखित का मतलब लिखा हुआ नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखा हुआ तो दोनों ही प्रकार का संविधान है, लेकिन जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा या किसी भी प्रकार की संस्था के द्वारा किया जाता है तो उसे लिखित संविधान कहा जाता है। और यदि इस प्रकार की किसी संस्था का गठन किए बिना संविधान का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है अलिखित संविधान, जो एक परंपरा या एक प्रक्रिया के तहत बना होता है। हमारा जो भारत का संविधान है लिखित संविधान, उसमें क्या हुआ कि खाका बना दिया, अब इसमें जितना बदलाव करना है इसके अंदर ही करना है, नई चीजें कुछ भी शामिल नहीं करना है। अगर नई चीजें शामिल करना है तो अनुच्छेद को उप अनुच्छेद में विभाजित करके शामिल करना है। अनुच्छेदों के जो नंबरिंग है उसको आप बढ़ा नहीं सकते, सब आर्टिकल्स आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, लिखित अलिखित संविधान का यही मूल अंतर था। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो जो आपका 1990 से 2020 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को संकलित करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जीएलसी जो आईएएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड करें। और यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितनी भी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, जैसे कि आपका विगत वर्षों के प्रश्न की जो पीडीएफ फॉर्मेट है, जो आपका गुरुजी के द्वारा जो एक सेशन तैयार किया जा रहा है काफ़ी बेहतर है, मैंने खुद ने देखा है, एक बेस्ट तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है, तो वो भी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज से संबंधित ऑनलाइन आपको चर्चा करना है तो वो भी आप यहां जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है उसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर इन सभी चीज़ों का आप सदुपयोग कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे, इससे लाभान्वित हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, करते ही शुरुआत पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न आपके समक्ष होगा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्लियर है? मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात की जा रही है, कौन सी जनजाति जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, विकल्प कठिन होते हैं। क्या कहा मैंने? प्रश्न आसान होते हैं, विकल्प कठिन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमें डाउट होता है कि आखिर किस जनजाति का हम चयन करें, गोंड का करें या फिर भील का करें। हम किस प्रकार की जनजाति, किसी बुक में तो हमने गोंड पढ़ा है सर, किसी में हमने भील पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, अब आपका यह संदेह मेरे द्वारा यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर मध्य प्रदेश की जगह लिखा होता है कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तब आप आंसर करते हैं गोंड। क्या कहा मैंने कि यदि आपसे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछी जाती है, भारत की सबसे ज्यादा जो आपकी एससी जनसंख्या पूछी जाती है तो वो हो जाएगी आपकी गोंड। और यदि मध्य प्रदेश की पूछी जाती है, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आपकी जनजाति पूछा जाता है एसटी वाला, ठीक है, एसटी जनसंख्या पूछी जाती है तो वो हो जाती है आपकी भील। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार हो कि मध्य प्रदेश या भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो समूह के रूप में रहती है, सर्वाधिक एसटी की समूह में रहने वाली सर्वाधिक संख्या, ठीक है, सर्वाधिक संख्या
एसटी की समूह में रहने वाली जो जनजाति है आपकी वह हो जाएगी कौन सी, वह हो जाएगी आपकी गोंड। क्या कहा मैंने, चाहे मध्य प्रदेश की पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक समूह में रहने वाली जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होता, गोंड होता। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया है, सिंपल पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर क्या, भील। क्लियर हुआ, तो इसका सबसे बेस्ट विकल्प होगा आपका आंसर भील। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भील के बारे में अगर और चर्चा करना आपको, तो भील के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द से हुई है। जो भील का अर्थ होता है धनुष, क्या अर्थ होता है, तमिल भाषा शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो भील का जो अर्थ होता है ये तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है, तमिल भाषा कौन सा शब्द है, बील। क्लियर है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका धनुष। क्लियर हुआ, भील, द भील जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है भील शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है आपका धनुष। तो ध्यान रखिएगा, तीर कमान में प्रसिद्ध होते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की यह जनजाति है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति यह मानी जाती है। और भारत की तीसरी बड़ी सबसे जनजाति है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर भारत की पूछा जाए तो भारत की थर्ड सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील। क्लियर हुआ। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है। अब पातालकोट कहां पर है आपका, सबसे पहले यही बात करते हैं कि आखिर पातालकोट कहां पर है। तो पातालकोट है आपका छिंदवाड़ा में। कहां पर है, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में जो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। 3 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी, एक तो आपकी भारिया हो जाती है, एक सहरिया हो जाती है और एक और जनजाति और की विशेष पिछड़ी जनजाति जिसे कहा जाता है बैगा। कौन कौन सी आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, एक होती है आपकी बैगा, एक होती है आपकी सहरिया और एक होती है आपकी भारिया। क्लियर है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति आपकी भारिया, जो सर्वाधिक जो घनत्व इसका डेंसिटी पाया जाता है वह छिंदवाड़ा का एक स्थान है जिसे कहा जाता है पातालकोट। तो पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है वह जनजाति आपकी कौन सी, भारिया जनजाति। क्लियर हुआ। तो भारिया जनजाति के बारे में यह विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और अन्य बातें आप जानना चाहते हैं भारिया जनजाति के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका कि यह भारिया का अर्थ क्या होता है, कि भारिया का अगर मीनिंग पूछा जाए तो भार ढोने वाली जनजाति, भार ढोने वाली जनजाति। क्लियर है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है भारिया का, भार ढोने वाली जनजाति। और इसका अधिकांश जो क्षेत्र है अच्छा जबलपुर और छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है, लेकिन सर्वाधिक घनत्व है इसका पातालकोट में देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, बहेलिया, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। बहेलिया श्रेणी की जनजाति डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका पारधी। ये पराधी नहीं है आपका, पारधी है। क्या है ये आपका, पारधी। ठीक है, तो यह बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। और पारधी जनजाति के बारे में और जानकारी आपको प्राप्त करना है तो पारधी जनजाति के बारे में हो जाता है कि मराठी शब्द जो होता है आपका, कौन सा शब्द, मराठी शब्द होता है आपका पारद। क्या होता है, पारद। इसी का अपभ्रंश रूप है पारधी। अपभ्रंश रूप क्या हो जाएगा, पारधी। क्लियर हुआ। और यह मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यह आपका सीहोर में मिलेगी आपको। ठीक है, सीहोर के बाद में आप देखेंगे तो रायसेन जिले में भी यह पाई जाएगी। क्लियर हुआ। पारधी जनजाति आपका सीहोर और रायसेन दोनों जिलों में देखने को मिलती है। मराठी भाषा के पारद शब्द का अपभ्रंश रूप होता है पारधी। और साथ में हम देखें तो यह पारधी के कुछ उपभेद हैं। गोसाई पारधी होता है, चीता पारधी होता है, भील पारधी होता है। इस प्रकार की इसके विभिन्न उपभेद देखने को मिलते हैं। और ये जो अपना जीवन निर्वाह करती हैं, ये पशुओं का शिकार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करती हैं। क्लियर हुआ। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आखेटक का काम प्रमुख होता है इसका, जाल का प्रयोग करके ये आखेट करते हैं। क्या करते हैं, आखेटक का प्रमुख कार्य होता है। आखेटक मतलब क्या होता है, शिकार। आखेट का ये प्रमुख काम करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहेलिया श्रेणी की प्रमुख जनजाति मानी जाती है आपकी पारधी।
खीर माता किस जनजाति का ग्राम्य देवी है? गांव की देवी माना जाता है खीर माता, तो आपका हो जाएगा वो आंसर नंबर ए गोंड। क्लियर है? गोंड के बारे में अन्य और जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि गोंड के बारे में और क्या जानकारी मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, गोंड जो है यह तेलुगु भाषा शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है और इसका मतलब होता है कि पहाड़ों में रहने वाली जनजाति। ठीक है, पहाड़ियों में निवास करती है। इसका ये तेलुगु भाषी शब्द है, तेलुगु भाषा शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्य। क्लियर है? पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्य है। और ये जो तेलुगु भाषा का जो शब्द है वो होता है आपका कोंड। क्या होता है? कोंड। उसी का अर्थ देखने को मिल रहा है आपको, पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्य। क्लियर हुआ? गोंड के बारे में और ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। साथ में अगर बात करें मध्य प्रदेश में समूह के रूप में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति देखने को मिलती है आपकी गोंड। क्लियर हुआ? गोंड के बारे में अन्य जानकारी देखना है कि नर्मदा के दोनों तटों पर यह निवास करती है। ठीक है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव इसके प्रमुख देवता होते हैं। कौन कौन से? बूढ़ा देव, ठाकुर देव आपका होता है एक तो बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। ये तीन प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। जो बूढ़ा देव होते हैं आपके, ये ग्राम भूमि के देवता होते हैं। कहाँ के? ग्राम भूमि के। ठीक है, ग्राम भूमि के प्रमुख देवता माने जाते हैं। जबकि ठाकुर देव की बात करें तो ये आपके साज वृक्ष पर रहने वाले प्रमुख देवता होते हैं। और ध्यान रखिएगा, साज वृक्ष को काफी पवित्र मानते हैं आपके गोंड वाले और इसे हाथ में लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, गोंड वाले के बारे में ये प्रसिद्ध बात है कि साज के पत्ते को हाथ में लेकर यह कभी झूठ नहीं बोलने वाली जनजाति है, क्योंकि बूढ़ा देव जो ठाकुर देव आपका साज वृक्ष पर निवास करते हैं, इस वजह से ये ऐसी मान्यता रखते हैं। दूल्हा देव जो होता है आपका, ये बीमारियों के देवता कहलाते हैं। कौन? आपके बीमारियों के देवता कौन कहलाते हैं आपके? दूल्हा देव, बीमारियों के देवता। क्लियर हुआ? तो ये बातें आपको गोंड जनजाति के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और एक और बात यहीं पर हम चलते चलते कर ही लेते हैं कि गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां हैं। क्या है आपका? गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां देखने को मिलती हैं, उनकी चर्चा भी यहीं पर कर लेते हैं चलते चलते। जैसे कि आप देखेंगे कि गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां हैं, या फिर हम कहें कि गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं उसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा अगरिया, प्रधान। ठीक है, एक होती है आपकी अगरिया, दूसरा आपका प्रधान, एक होता है आपका ओझा। ठीक है, ओझा, एक होता है आपका कोयला भूत, और एक और वर्ग होता है जिसे कहा जाता है सोलाहस। ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रमुख उपजातियां हैं आपकी गोंड जनजाति की। तो 5 उपजातियां, जैसे अगरिया है तो अगरिया का काम क्या होता है? लोहे का प्रमुख कार्य करना होता है। भट्टी से आग की धधकती हुई जो भट्टियों को बुलाता है, आग की धधकती हुई भट्टियों से ये गोले को क्या करते हैं? पिघलाने का काम करते हैं अगरिया वाले। जो प्रधान होते हैं ये पुजारी वर्ग होते हैं। जो ओझा होते हैं आपके, ये तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। जबकि आपके जो कोयला भूत होते हैं ये नाचने वाले होते हैं। जबकि आपका बड़े गिरी का काम करने वाले कोलाहस होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अगरिया लोहे वाले का काम करते हैं, लोहे का काम। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रधान जो पुजारी होते हैं, और ओझा क्या काम करते हैं? आपके तांत्रिक क्रिया करते हैं। ठीक है, तांत्रिक। कोयला भूत का क्या काम होता है? कोयला भूत के बारे में कहा जाता है कि यह नाचने का काम करते हैं, नाचने गाने का काम। जबकि सोलाहस जो होते हैं, ये सोलाहस का प्रमुख काम होता है आपका बड़ईगिरी का, बड़ईगिरी। क्लियर है? तो ये 5 उपजातियों के बारे में आप याद रखना, और कौन कौन सा इसका प्रमुख कार्य है वो गोंड जनजाति के बारे में ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं?
क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में लुसाइक प्रकार की एक प्रमुख जनजाति भी पाई जाती है, तो ध्यान रखना है आपको। बिहार में तो संताल पाई जाती है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन सी एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो आपको याद रखना है लुसाई। इसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र क्या कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक शैलचित्र के बारे में जो चर्चा की जा रही है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या प्रमुख बातें इसके बारे में। तो आपके यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका जो आपका कहां पर देखने को मिलता है भीमबेटका? भीमबेटका आपको मिलेगा रायसेन के ओबेदुल्लागंज में, रायसेन के ओबेदुल्लागंज, ठीक है, रायसेन के ओबेदुल्लागंज में आपकी भीमबेटका देखने को मिलती है। लगभग हार्डली 14 किलोमीटर भोपाल से पड़ता है ये, ठीक है। अब भीमबेटका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की एक गुफा जैसी संरचना है। भीमबेटका के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखना है कि 1990 में 1990 में इस स्थान को आपका जो भीमबेटका है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था इसे, क्लियर है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, क्लियर है। तो तीन प्रमुख बातें हमने अभी देखी है। तीन प्रमुख बातें क्या हो जाएगी आपकी? सबसे पहली बात कि रायसेन के ओबेदुल्लागंज में इसकी अवस्थिति है। दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि दूसरा ये हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया इसे? तो राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कब किया जा रहा है आपका? सन 1990 में, जबकि आपका 2003 में क्या हो जाएगा? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया जाएगा। अन्य बातों के बारे में अगर देखना है कि भीमबेटका गुफा के बारे में, कि भीमबेटका की गुफा की और क्या बातें हैं कि यहाँ पर आपके कौन कौन से शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ पर जो आपके यह होता है कि पत्थरों पर कुछ चित्र बनाए गए हैं, उन पत्थरों पर चित्र उत्कीर्ण हुए मिलते हैं, जो आपका ये प्रमुख विशेषता हो जाती है आपकी भीमबेटका की, ठीक है। और भीमबेटका के बारे में जो उसका खोजकर्ता है, आपके खोजकर्ता का और नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। खोजकर्ता जो है आपके खोजकर्ता कौन हो जाएगा आपका? खोजकर्ता हो जाएंगे आपके वाकणकर, ठीक है। खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? वाकणकर। 1957 में इन्होंने खोज की, जबकि 1971 में इसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था। उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। काफी विस्तार से चर्चा कर लिया है। बाकी अन्य गुफाएं जो देख रहे हैं आप, जैसे बाघ की गुफा आपकी कहां पर है? बाघ की गुफा धार में मिल जाएगी आपको, ये धार में मिल जाएगा आपको बाघ की गुफा। अजंता की गुफा से इसकी चर्चा की जाती है। और यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर 5 बुद्ध की मूर्तियां हैं। क्या है बाघ की गुफा के बारे में? 5 बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। उससे वहाँ के जो स्थानीय लोग उसे पांडव गुफा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाघ की गुफा को पांडव गुफा के नाम से भी जानते हैं। पद्म पाणी भी उसे कहा जाता है। फिर जो आपकी उदयगिरी की गुफा है, यह विदिशा में मिल जाएगा आपको। तो उदयगिरी की गुफा कहाँ पर हो जाएगी? विदिशा। अब ये सोनागिरी जो है ये जैन तीर्थ स्थल है आपका। क्या है? सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल है, जहां पर भगवान चंद्र प्रभु का, ठीक है, भगवान चंद्र प्रभु का यहां पर 11 फीट लंबी मूर्ति मिलेगी आपको। कहां पर? सोनागिरी में, जो कि आपका सोनागिरी कहां पर है? यह दतिया में है, क्लियर है। यह आपका दतिया में हो गया, यह आपका विदिशा में हो गया, ठीक है। और आपका बाघ की गुफा कहां हो गई है? धार में हो गई है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। काफी प्रश्न यहां पे बनने की संभावना दिखाई देती है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, राजा भोज ने शासन किया है। तो आपको पता ही है राजा भोज ने कहां पर शासन किया है? धार जिले में, ठीक है। राजा भोज ने धार को अपनी तहसील बनाया था, ठीक है। धार को अपनी तहसील भी बनाया था इन्होंने, तो धार इसका प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा, शासन क्षेत्र। अगला प्रश्न होगा,
अगले प्रश्न में आने से पहले मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, तो प्रारंभिक टेस्ट सीरीज जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, जहां पर 10,000 प्रश्नों का समावेशन किया गया है। इन 10,000 प्रश्नों को काफी मेहनत के द्वारा तैयार किया गया है, जिसे आप जीएलसी, आईएएस, एमपीपीएससी एप्लीकेशन के माध्यम से जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से इसको आप इंस्टॉल करके इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य तरह के जो पीडीएफ है आपका करंट अफेयर से संबंधित, रोजगार निर्माण से जो बनाए जाते हैं, बाकी आपके जो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है विगत वर्षों के प्रश्नों की, वह भी चीजें आप जीएलसी प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के आप यदि इच्छुक हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम में आप करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से उसको जानकारी को प्राप्त करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उसके लिए थोड़ा सा हम ड्रिंक कर लेते, पानी पी लेते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न होगा आपका कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहां पाए जाते हैं। क्लियर है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र की जो बात की जा रही है, विकल्प आपके सामने मौजूद है। विचार कीजिएगा कि इसका सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा हो सकता है कि जहां पर मध्य प्रदेश से संबंधित आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्र। अब ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही इसी प्रश्न की हमने चर्चा की थी। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, देखिएगा थोड़ी देर पहले इसी प्रश्न की हमने चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। ये वाला सेम प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। आपको किस प्रश्न के रूप में? 8वें प्रश्न के रूप में। तो चर्चा नहीं करेंगे, काफी चर्चा कर चुके हैं। आंसर भीमबेटका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है आपका, जो कि आपका परिवहन सेवा कितनी होती है? एक सड़क परिवहन, एक होता है वायु परिवहन, एक होता है आपका रेल परिवहन। तीनों परिवहन सेवा से एकमात्र मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल जुड़ा हुआ है और वह आपका जो छतरपुर जिले में स्थित है, और वह होगा आपका खजुराहो। क्या हो जाएगा? खजुराहो। ठीक है, जो खजुराहो पर्यटक स्थल है, सॉरी मैंने क्या खजुराहो लिख दिया, जो खजुराहो आपका पर्यटक स्थल ये कहां पर है आपका? ये छतरपुर में है। कहां पर है आपका? छतरपुर जिले में है। तो खजुराहो ये मंदिरों का समूह है आपका। खजुराहो में क्या है आपका? मंदिरों का समूह। यहां पर आपके हिंदू और जैन के प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं। क्लियर है, बौद्ध के भी मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदू और जैन के प्रमुख मंदिर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? खजुराहो में। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। कंदरिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण विद्याधर ने करवाया है, तो विद्याधर के द्वारा जो निर्मित है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, वो भी यहीं पर मिलेगा। 64 योगिनी मंदिर भी आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा। साथ में आप बात करें कि यहाँ पे राजा धंग जो है, राजा धंग ने यहाँ पर तोरण द्वार का जो निर्माण करवाया था, वह भी आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खजुराहो। और एक और बात जो ध्यान रखनी है खजुराहो के बारे में, काफी महत्वपूर्ण बात है कि इसे 1986 में, कब? 1986 में इसे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का जो पर्यटक स्थल है, इस खजुराहो पर्यटक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। तो ये खजुराहो के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आप बात करें, यहाँ पे सांची जो लिखा हुआ है आपके रायसेन में है, और इसे 1989, क्या कहा मैंने? 1989 में रायसेन में स्थित सांची के स्तूप को, जो कि आपका किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसे 1989 में मध्य प्रदेश का एक दूसरे यूनेस्को स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था। जबकि तीसरा हम चर्चा कर चुके हैं आपका भीमबेटका, जिसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 3 प्रमुख स्थल हो गए आपके, कौन कौन से? एक हो गया आपका खजुराहो, दूसरे नंबर पर आपका सांची, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका भीमबेटका। ठीक है, मांडू आपको पता ही है, मांडू जिसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मांडू जो धार में स्थित है आपका, तो ये मांडू वाला हो गया। कान्हा किसली क्या है आपका? राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर स्थित है? मंडला में स्थित है आपका। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर बुरु सिंह बारासिंगा को एक शुभंकर के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, यही आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में प्रश्न आगे होगा तो काफी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। भूगोल में प्रश्न आएगा आपका। अभी हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के हम इर्द गिर्द रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका
सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, काफी अच्छा प्रश्न है ये, कुछ अच्छी शब्दावली देखने को मिलेगी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न, तो ये जो आपके सामने जो 4 विकल्प मौजूद है, ये 4 विकल्प नहीं है, ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, प्रश्न 1 है, आपसे कोट पूछा गया था, मैंने इसको व्यवस्थित करके आपके सामने पेश किया है। अब इसमें आंसर आपको फाइंड नहीं करना है, ये सभी सुमेलित है आपके। ठीक है, सभी सुमेलित है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो बस्तर की मूडिया जनजाति है और भारत की मध्य प्रदेश की जो आपकी गोंड जनजाति है। क्या कहा मैंने? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, और एक हो जाएगा आपका बस्तर की मूडिया जनजाति। तो बस्तर की मूडिया जनजाति और एक हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, जो आपकी बस्तर की मूडिया जनजाति है, तो बस्तर की मूडिया और आपके मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है जिसे कहा जाता है घोटुल प्रथा। और ये घोटुल प्रथा क्या होती है, इसमें क्या होता है कि युवक और युवतियों को, क्या कहा मैंने, युवक और युवतियों को एक साथ एक शाला में रखा जाता है और उस शाला में उन्हें यौन शिक्षाएं दी जाती है। क्या कहा मैंने? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि एक शाला होती है, एक स्थल होता है, वहां पर युवक और युवतियों को यौन शिक्षाओं के लिए एक इकट्ठा किया जाता है, वहां पे यौन शिक्षा दी जाती है। और साथ में ये बात और कही जाती है कि युवक और युवतियों को वहां पर एक स्वतंत्रता होती है, उनको संबंध बनाने की एक काफी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकली उनको शिक्षाएं दी जाती है। तो यह एक प्रकार की घोटुल प्रथा है और यह घोटुल प्रथा बस्तर की मूडिया जनजाति में देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में। क्लियर हुआ? बात करते हैं भगोरिया हाट का। भगोरिया हाट देखिएगा, मैं चर्चा करूंगा आपके भगोरिया हाट के बारे में, जो पहले क्या परंपरा चली आ रही है, आखिर भगोरिया हाट जब शुरू हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। आज वर्तमान परिदृश्य में भगोरिया हाट की क्या विशेषता है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं कौन सी चर्चा कर रहा हूं कि आपका जो भगोरिया हाट प्रारंभ हुआ था तो उसके प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था। तो भगोरिया हाट जो होता है आपका धार, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, इन जिलों में भगोरिया हाट का ये उत्सव मनाया जाता है। मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। क्लियर हुआ? लिखा क्या आपका? भील जनजाति। क्लियर है? अब भगोरिया हाट में 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जो बात होती है भगोरिया हाट में, सबसे पहले बोला जाता है इसमें गुलालिया। क्या कहा मैंने? 3 चरण होते हैं इसमें। भगोरिया हाट जो होता है आपका, इस भगोरिया हाट में 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका? गुलालिया। दूसरा चरण क्या होता है? दूसरे चरण में कहा जाता है कि इसमें जो गुलालिया होता है, गुलालिया में क्या होगा, एक एक करके देख लेते हैं हम। गुलालिया का मतलब यह है कि जो युवक होता है युवती को, या फिर हम कहें लड़का लड़की को रंग लगाता है, और रंग लगाने के बाद यदि लड़की भी लड़के को रंग लगा देती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लड़का लड़की को तो पसंद करता है ये, लेकिन लड़की भी लड़के को पसंद करती है, तो सहमति के रूप में लड़की रिटर्न उसको रंग लगाती है। ठीक है, तो यह कहां पर होता है आपका? भगोरिया हाट के सबसे पहले आपका कहां होगा? गुलालिया चरण के अंतर्गत, जहां पर युवक अपनी मनपसंद लड़की को क्या करता है? गुलाल लगाता है, और यदि प्रति उत्तर में लड़की भी उसको गुलाल लगा देती है, इसका मतलब ये होता है कि लड़की की सहमति है विवाह के लिए। ठीक है, तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती थी। फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है कि दूसरे चरण में एक लड़का और एक लड़की, युवक और युवती, दोनों उस हाट से फरार हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? फरार हो जाते हैं, मतलब भगने का प्रयास करते हैं। यदि भगने के चरण में उन दोनों को पकड़ लिया जाता है तो पकड़ने के बाद विवाह नहीं होगा। यदि वह नहीं पकड़ाते तो यह माना जाता है कि अब इन दोनों का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। क्लियर है? जिसे क्या कहा जाता है? गोल गदेड़ो। क्या कहा जाता है? गोल गदेड़ो। क्लियर हुआ? और एक अंतिम चरण होता है जिसे कहा जाता है उजाड़िया। क्या कहा जाता है? उजाड़िया का मतलब अब क्या हुआ कि भगोरिया हाट संपन्न होने वाला है, पूर्ण होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो समाप्ति के चरण को उजाड़िया कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? गुलालिया, गोल गदेड़ो और उजाड़िया। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बेवार। ये बेवार सिर्फ एक ही लाइन याद रखना है जो सामने लिखी हुई कि बेगा चक्के बेगाओं के द्वारा की जाने वाली एक चलित खेती है, या फिर हम कह सकते हैं जो ये आपका बेवार है, ये बेवार एक प्रकार की झूम की खेती है। कैसी खेती है? झूम की खेती।
और इस व्यवहार में क्या होता है कि बेगा जो जनजाति होती है वो दूसरे के बैल को खरीदकर अपने खेत को जोतती हैं। अपना बैल नहीं रखती हैं, दूसरे के बैल को खरीदकर वो व्यवहार के रूप में बेगा जनजाति झूम की खेती करती है। क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। फिर होता है आपका कर्मा, जो कि कर्मा जो होता है आपका, यह एक प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो आप देखेंगे जो बेगा जनजाति होती है, और बेगा जनजाति का एक महत्वपूर्ण लोकगीत या लोक नृत्य यह माना जाता है। ठीक है, तो काफी विस्तार से हमने चर्चा की है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, सारे सुमेलित हैं आपके ये। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य आपका संबंधित हो जाएगा मूरिया जनजाति के। ये मूरिया जनजाति है। यहीं पर आपका कौन सा नृत्य फेमस है? आपका गौर नृत्य यहां पर फेमस है। ठीक है, बाकी बेगा जनजाति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो मैं आपको बतला देता हूं कि बेगा जनजाति के बारे में क्या प्रमुख बातें हैं जो आपको विशेष तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बेगा जनजाति ये एक द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। कौन सी? द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। क्लियर हुआ? साथ में हम कहें कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। धरती पुत्र या धरती पुत्र के नाम से संबोधित की जाती है। क्या कहा जाता है इसे? धरती पुत्र। धरती पुत्र के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। क्लियर हुआ? साथ में बात करें कि इसके भी प्रमुख देवता ठाकुर देव, बूढ़ा देव और दूल्हा देव होते हैं, और साथ में इनका प्रिय पेय पदार्थ होता है जो मक्का, चावल और चावल को के घोल से तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है पेज। क्या कहा जाता है? पेज। ठीक है, ये प्रमुख पेय पदार्थ होता है इनका। और साथ में बात करें यहाँ, यह एक प्रकार की गुदना प्रिय जनजाति है। कैसी? गुदना प्रिय जनजाति। गुदना प्रिय जनजाति। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका 12वें प्रश्न के रूप में, वह होगा आपका कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः निवास करती हैं? आप देखेंगे जो आपका होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आप देखेंगे सिवनी, इन क्षेत्रों में बालाघाट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिणी जिले हैं ये। तो दक्षिणी जिलों में आपका कौन सी जनजाति रहती है? कोरकू जनजाति। और कोरकू जनजाति के बारे में विशेष बातें हैं कि यह राजपूत को अपना पूर्वज मानती है। कौन? आपकी जो कोरकू जनजाति होती है, यह कोरकू जनजाति, ये कोरकू जनजाति आपकी ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है, दक्षिणी जिलों में निवास करती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में ये रहने वाली प्रमुख जनजाति है। साथ में बात करें कि यह दो प्रकार समाज में, एक राजकोरकू, ठीक है, एक राजकोरकू होता है और आपका एक होता है पठारिया कोरकू। ठीक है, पठारिया कोरकू। तो ये राजकोरकू होते हैं, ये उच्च वर्ग के होते हैं, ये निम्न वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, तो दो वर्ग पाए जाते हैं कोरकू जनजाति के। तो कोरकू जनजाति के बारे में ये ध्यान रखिएगा। विवाह यहाँ पर लमसेना प्रकार का एक विवाह होता है, और लमसेना विवाह क्या होता है? घर दामाद प्रथा। घर दामाद प्रथा मतलब यहाँ पर युवक को परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, युवक को क्या किया जाता है कि लड़की के घर भेजा जाता है, वहां पर उससे काम करवाया जाता है। जब वह संतुष्ट हो जाता है कि हाँ बंदा काम करने योग्य है, तो अब विवाह संपन्न कर लिया जाना चाहिए, तो उसे कहा जाता है लमसेना विवाह या घर दामाद प्रथा। क्लियर हुआ? तो यह भी आपका कहां देखने को मिलेगा? कोरकू जनजाति की एक प्रमुख विवाह का एक प्रमुख प्रकार है। और एक और होता है आपका इसमें ठग विवाह भी होता है और अंतर विवाह भी इसमें होता है। और एक और बात करें इसमें कि समगोत्री विवाह इसमें नहीं होता है। एक टोटम प्रथा होती है, टोटम प्रथा भी इसी जनजाति की यह प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको कोरकू जनजाति के बारे में ये बातें ध्यान रखना है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका 13वें नंबर का। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो किस वंश ने बनाया था? तो वो आ जाएगा आंसर आपका बुंदेला ने। तो बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ठीक है, बात कर देंगे अगला हो जाएगा आपका, और आपको पता है राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, जो आपको यहाँ नाम लिखा हुआ है। सिंधिया वंश की स्थापना कब की थी? 1731 में। ठीक है, 1731 में। ठीक है, मालवा में कर के रूप में प्राप्त करने के दौरान ही सिंधिया में राणोजी सिंधिया
राणोजी सिंधिया के द्वारा सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी। जबकि आपका दौलत राव सिंधिया है, इन्होंने धार से ग्वालियर स्थानांतरित की थी, उज्जैन से आपकी कहाँ स्थानांतरित की थी, ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित की थी। सिंधिया वंश के बारे में थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका सोनगिरी। अभी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी। अब आपको बताना है कि सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपका हो जाएगा वह दतिया में। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 11 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। किसकी? भगवान किसकी बताइएगा, आपको थोड़ी देर पहले चर्चा की थी हमने, ठीक है। तो दतिया में किसकी मूर्ति है आपकी, उसके आपको कमेंट बॉक्स में बताया। थोड़ी देर पहले हमने पहले प्रश्नों में इसकी चर्चा की थी, आपने याद सुना हो तो बताइएगा, ठीक है। तो दतिया में आपका सोनगिरी की प्रसिद्ध जैन मंदिर प्रसिद्ध है इसके लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका असीरगढ़ का किला स्थित है। अब असीरगढ़ का किला आशा नामक अहीर राजा, क्या कहा मैंने, आशा नामक अहीर राजा आशा नामक अहीर राजा द्वारा इसका निर्माण हुआ, ठीक है। आशा नामक अहीर राजा द्वारा किसका निर्माण हुआ, असीरगढ़ के किले का। किस जिले में स्थित है, तो आपका हो जाएगा बुरहानपुर में। और इसी असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। इसकी अवस्थिति बुरहानपुर में है, जिसका निर्माण आशा नामक अहीर राजा के द्वारा किया गया था। और साथ में यह कहा जाता है कि जो दक्षिण राज्यों को जो युद्ध आक्रमण से बचाने का जो काम करता है वह आपका असीरगढ़ का किला होता है। एक सुरक्षा प्राचीर के रूप में यह खड़ा था, ठीक है। तो यह बात हो जाएगी आपकी असीरगढ़ के किले के बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका कि कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है। तो कलचुरी वंश एकमात्र दिखता है आपको जबलपुर में, जबलपुर के त्रिपुरी में आपको दिखेगा कलचुरी वंश, ठीक है। तो केवल एकमात्र वंश हो जाएगा आपका संबंधित, कौन सा, कलचुरी वंश। क्लियर है। जाके प्रतिहार ना चालुक्य हो गया ना काकातीत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कलचुरी वंश, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गायक है जिनका जन्म कहाँ नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होता है, ठीक है। बताना है आपको कौन से ऐसे प्रमुख गायक है, जैसे कि तानसेन, ऑप्शन है आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद हाफिज अली खां और लता मंगेशकर, ठीक है। इनमें से किन का जन्म कहाँ पर हुआ आपको बतलाना है, ठीक है। तो इसका तो आंसर जो हो जाएगा आपका, जिसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। बाकी तानसेन का आपको पता ही है, ठीक है। उस्ताद हाफिज अली खां, लता मंगेशकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भूभाग में हुआ है, इंदौर के आपके लता मंगेशकर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां, जिसका जन्म कहाँ पर नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं, तो वो हो जाएंगे आपके चंदेल वंश। राजा धंग की बात की जाती है, विद्याधर की बात की जाती है, तो वहाँ पर खजुराहो के मंदिर की जो देन है भारत के लिए, तो वो हो जाएगी आपकी चंदेल वंश से संबंधित, जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। छतरपुर जिले में आपका खजुराहो के मंदिर समूह आते हैं, जहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर के एक समूह के रूप में पाया जाता है। आपका 64 योगिनी मंदिर, आपका एक हो जाएगा आपका चतुर्भुज मंदिर, एक हो जाएगा आपका जो विद्याधर ने जिसका निर्माण करवाया था कंदरिया महादेव का मंदिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सारे खजुराहो के प्रमुख मंदिर। आंसर हो जाएगा इसका चंदेल। भगोरिया हाट का संबंध किससे है, तो आपको पता ही है, झाबुआ आ जाएगा उसमें, ठीक है। झाबुआ, इसकी चर्चा हम काफ़ी विस्तार से कर ही चुके हैं। अगला हो जाएगा आपका घोटुल प्रथा का है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिएगा अब मैंने जो आपको चर्चा की थी, यहाँ लिखा हुआ संयुक्त आवास में रहने, जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहती है, बिल्कुल सही है। युवक युवतियां एक साथ रहती है, यौन शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो वही तो आपकी घोटुल प्रथा है, जो आपकी किस में पाई जाती है, गौड़ जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। और आपका एक और बिहार में भी पाई जाती है, बिहार की जनजाति में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो वो हो जाएंगे आपके कौन? शहादत खां, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था और संघर्ष 1857 की क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, 1857 की क्रांति में कौन हो जाएंगे आपके? शहादत खां। और शहादत खां के बारे में एक बात, सादत खां भी बोल सकते हैं, एक सादत खां भी था आपका। ये तो है शहादत खां और एक होता है आपका सादत खां। ठीक है, सादत खां ने कहा कि इंदौर में सादत खां और भागीरथ थे आपके। और गढ़मंडला में आप बात करें तो गढ़मंडला में हो जाएंगे आपके शंकर शाह था और उनका पुत्र था। आप मंडला की बात करें तो श्री बहादुर थे वहां पर और देवी सिंह थे। ठीक है, और फिर बात करें आप 1857 में तो महू छावनी से शहादत खां ने विद्रोह किया था। तुकोजी राव ने अंग्रेजों की सहायता की थी। क्लियर हुआ। फिर आप बात करेंगे कि आपका भीमा नायक जो था आपका मंडलेश्वर और सेंधवा में इन्होंने विद्रोह किया था। भीमा नायक ने कहां पे किया था? आपका मंडलेश्वर। क्लियर है। झांसी और कल्पी में रानी लक्ष्मीबाई थी और उसकी सहायिका का हो जाएगी आपकी कौन सी? झलकारी बाई। और तात्या टोपे भी थे साथ में। रामगढ़ में बात करेंगे तो गिरधारी बाई था आपका। गिरधारी बाई की संरक्षिका कौन हो जाएगी? गिरधारी बाई किसकी संरक्षिका हो जाएगी? अवंती बाई की संरक्षिका। क्लियर हुआ। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी पता होगा आपको कि जो आपका झांसी की रानी है 17 जनवरी 1858 को वीरगति को प्राप्त होती हैं। सर ह्यूरोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। और साथ में आप देखें कि जो सिंधिया और होलकर और नवाब थे ये अंग्रेजों के साथ दे रहे थे आपका 1857 की क्रांति में। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अब यह त्रिपुरी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, कलचुरी वंश त्रिपुरी में है जो कि जबलपुर में आता है। यहां पर क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था और वह किससे हार गए थे? आपके सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। क्लियर है। जब सुभाष चंद्र से बोस से हार गए तो महात्मा गांधी ने इस समय कहा था कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। और सुभाष चंद्र बोस वहां पे विजयी होते हैं और फिर वह पद से इस्तीफा देकर चले जाते हैं आपके कहां पे? हिटलर से मिलने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस फिर आपका किधर आ जाते हैं? आपका कोरिया तरफ आते हैं, जापान तरफ आ जाते हैं। जापान पे आपका सिंगापुर में किसका? आपका आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लेते हैं। क्लियर है। तो यही कहानी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो निर्वाचित हुए थे जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर काफी विस्तार से हम चर्चा करेंगे अब एसटी और एससी की जनजाति के बारे में कि एसटी और एससी की जनजाति का क्या रूपरेखा हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या एसटी की, सबसे प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रतीत होती है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे विस्तारित रूप से कि सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या कहां पर है और सबसे कम एसटी की जनसंख्या कहां पर है। तो इस रूप में हम चर्चा करते हैं एक मैप के माध्यम से। अब एमपी का मैप बनाता हूं यहां पर और उस मैप के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। देखिएगा यहां पर छोटा सा मैप बनाते हैं हम। ये आपका मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में कुछ जिले के नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है झाबुआ। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? थोड़ा सा पेन चेंज कर सकते हैं क्या? देखते हैं थोड़ा। ये वाला दिखेगा या नहीं? दिखेगा आप लोगों को? चलिए दिख जाएगा। ये आपका झाबुआ है। ठीक है, झाबुआ के बाद देखेंगे आपका यहाँ पर भिंड है। ठीक है, भिंड, झाबुआ, फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपका अलीराजपुर है। अलीराजपुर के बाद आपका यहाँ धार है। धार के बाद आपका यहाँ उज्जैन है। इतने ही जिलों की आवश्यकता है हमें। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका अलीराजपुर है, अलीराजपुर से हम कहाँ जाएंगे? भिंड में। क्या कहा मैंने? अलीराजपुर में सबसे ज्यादा आपकी मिलेगी एसटी की जनसंख्या, एसटी की प्रतिशत के रूप में जनसंख्या। क्लियर है? सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे मिलेगी? अलीराजपुर में एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या, और सबसे कम एसटी की प्रतिशत के रूप में जनसंख्या कहां मिलेगी आपको? भिंड में। उसके बाद देखेंगे कि एसटी की
प्रतिशत के रूप में नहीं, ओवरऑल एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है तो आपको मिलेगी वो धार के अंतर्गत। कहां पर मिलेगी? धार में एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे कम कहां पर हो जाएगी? भिंड में। अब मैं यहां प्रतिशत नहीं लिखा है, ठीक है, तो धार में सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या कहां पर? भिंड में। प्रतिशत के रूप में भी सबसे कम कहां पर? भिंड में। सबसे अधिक प्रतिशत के रूप में जनसंख्या कहां पर? अलीराजपुर में। क्लियर हुआ? अब देखेंगे लगभग यहां पर 89% पाई जाती है आपकी जनसंख्या एसटी क्या, ठीक है। और अगर बात करें आप यहां पर तो भिंड में पाई जाती है 0.45%, ठीक है। अब बात करेंगे हम एससी के बारे में, तो एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो होती है आपकी इंदौर में, ठीक है। एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो इंदौर में, ठीक है। एससी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, संख्या के रूप में, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में उज्जैन में सबसे ज्यादा एसटी पाई जाती है। एससी प्रतिशत में, एससी की प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? उज्जैन में। केवल जनसंख्या की बात करनी है तो कहां पर? इंदौर में। लेकिन सबसे कम प्रतिशत के रूप में और सबसे कम जनसंख्या एससी की कहां पर होती है? अनुसूचित जाति की, वो होती है आपकी झाबुआ में। तो झाबुआ ऐसा जिला है जहां पर कुल जनसंख्या, जैसे कि आपकी सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या कहां पर निवास करती है ये पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइएगा कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि एससी की सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, एससी की सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? झाबुआ में। लेकिन यहां क्या? अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब एसटी की बात की जा रही है। अब एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या हमने कहां देखी है? एक तो देखा है हमने प्रतिशत के रूप में अलीराजपुर में, जबकि हमने धार में देखा है क्या? धार में सबसे ज्यादा जनसंख्या। अब यहाँ तो ना तो धार है आपके सामने ना ही अलीराजपुर है, तो दूसरे नंबर पर आपका आता है झाबुआ, जहां पर एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है। पहले नंबर पर तो आपका क्या आता है? धार, जहां पर एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन दूसरे नंबर पर झाबुआ आता है जहां पर एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। इसका उत्तर हो जाएगा आपका झाबुआ। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है आपकी? कालिदास की, ठीक है, कालिदास की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं आपको पता होगा, ठीक है। एक हो जाएगा आपका मेघदूत, ठीक है। मेघदूत के बाद में आपका क्या हो जाएगा? रघुवंशम। रघुवंश के बाद मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम के बाद और क्या? इनकी लगभग 7 पुस्तकें आपको थोड़ा सा देख लेना है कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है? तो प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है। प्रदीप जी इनके क्या है आपके? प्रदीप जरा याद करो कुर्बानी के प्रमुख रचयिता रहे हैं, तो प्रदीप इनके आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो जिसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो अशोक के द्वारा सांची, जो रायसेन में स्थित है, रायसेन में स्थित सांची का स्तूप, जो कि आपका सबसे बड़ा भारत का स्तूप माना जाता है, अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? ठीक है, कौन सा पक्षी है जो मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो जिसे कहा जाता है दुधराज। क्या नाम है उसका? दुधराज, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर, ठीक है, पैराडाइज फ्लाईकेचर, जिसे मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक बर्ड के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न होगा, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? ठीक है, तो वह कौन सा जिला हो जाएगा आपका? टीकमगढ़, जहां पर बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। बघेली मतलब बघेलखंड में कौन कौन से राज्य है आपका? यहाँ तो बुंदेली भाषा बोली जाएगी टीकमगढ़ में, क्योंकि आपका ओरछा आ जाता है। ओरछा मतलब आपका निवाड़ी, निवाड़ी के बाद आपका टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है। यहाँ पर कैसी भाषा बोली जाएगी? आपका बुंदेली भाषा बोली जाएगी। जबकि आपका बघेली भाषा कहाँ पर हो जाएगी? अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी आपका हो जाएगा, और रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर हो जाएगा, मंडला, डिंडोरी, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पर बघेली भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य, छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले।
मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो वह स्थापना की गई थी आपकी 19 नवंबर 1985 को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मैंने अभी कहा था मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा रचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास दा, कुमार संभव उनके द्वारा रचित है, लेकिन जानकी हरण्यम ये कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी विकल्प। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीनतम आप देखने को मिलेगा अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा? अवंतिका। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है इन बातों को कि प्राचीनतम नाम उज्जैन के बारे में बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? अवंतिका। ठीक है, त्रिपुरी जबलपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना, अब ग्वालियर राज्य की कहा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के बाद अगर और बात करें तो ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना 1731 में राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। क्लियर है। फिर आप जो आपके माधवराव सिंधिया है या फिर आप कहें महादजी सिंधिया है, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसने काफ़ी अच्छे से सुदृढ़ीकरण किया। लेकिन दौलत राव सिंधिया की बात की जाती है, उज्जैन से इन्होंने ग्वालियर को राजधानी स्थानांतरित की थी। फिर आपका माधवराव सिंधिया आते हैं, उसके बाद में आपके जीवाजी राव सिंधिया आते हैं। ठीक है, तो जीवाजी राव सिंधिया जो कि ये अंतिम रूप से आपके कहाँ पर ग्वालियर के सिंधिया वंश का शासनभार संभाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के योगदान हेतु दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान आपको पता है कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। 1980 में लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे मध्य प्रदेश का या भारत का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा है? मतलब जिब्राल्टर मतलब भारत का सिरमौर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? भारत के सिरमौर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यह तो पता ही आपको कि ग्वालियर के किले को भारत का सिरमौर, या फिर इसी का जो हिंदी मीनिंग आप देखते हैं, क्वेश्चन चेंज ना हो जाए, देखिएगा, भारत का जिब्राल्टर जिसे भारत का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह किसे कहा जाता है? आपका ग्वालियर के किले को। अब ग्वालियर के किले में बात की जाए तो इस ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, और ग्वालियर के किले में, ग्वालियर दुर्ग में जो आप देखेंगे कि इसमें 5 द्वार हैं। क्या है? 5 द्वार। ठीक है, वो 5 द्वार कौन कौन से हैं आप इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें आलमगीर दरवाजा है, हिंडोला दरवाजा है। हिंडोला महल आपका धारमांडू में है, जबकि हिंडोला दरवाजा कहां पर है? आपका ग्वालियर के किले में। फिर आप देखेंगे यहां पर गुजरी महल, गुजरी महल। ठीक है, गुजरी महल के बाद आप बात करेंगे कि यहां पे हाथी फोड़ दरवाजा है, हाथी फोड़ दरवाजा। ठीक है, हाथी फोड़ दरवाजा, और एक और यहां पर है चतुर्भुज दरवाजा। चतुर्भुज, चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? आपका खजुराहो में, जबकि चतुर्भुज दरवाजा कहां पर? आपका ग्वालियर में। तो आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल, हाथी फोड़ और चतुर्भुज, ये 5 दरवाजे आपके किसमें? ग्वालियर के किले में निर्मित हैं। और भर्तरी ने निर्मित करवाया इसको चतुर्भुज दरवाजे के रूप में। भारत का सिरमौर कहा जाता है। क्लियर है। और सहस्त्र भावरों के नाम से यहाँ पर आपका सास बहू का मंदिर है, इसमें गोजरी महल है, तेली का मंदिर है, साथ में बादल महल भी यहाँ पे निर्मित है। क्लियर हुआ। असीरगढ़ के बारे में हमने चर्चा करी ले, आशा नामक अहिर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। बांधवगढ़ के बारे में बात की जाए तो बांधवगढ़ का किले का जो निर्माण है ये राजा व्याघ्रदेव के द्वारा किया गया था। व्याघ्रदेव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, राजा व्याघ्रदेव के द्वारा बांधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया जाता था। है कहाँ पर? ये आपका उमरिया में आ जाता है।
उमरिया जिले में आ जाता है मध्य प्रदेश के। क्लियर हुआ। और बांधवगढ़ के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पे चमत्कारी योगी की समाधि है, क्षीर सागर कुंड यहीं पर स्थित है। विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। ठीक है। बात करें हम असुरगढ़ के बारे में, हो ही चुका है। राजगढ़ कोई किला है नहीं, राजगढ़ में जरूर एक आपका जो किला है जिसे कहा जाता है आपका जो नरसिंहगढ़ का किला, वो आपका नरसिंहगढ़ में आता है, ना कि राजगढ़ में। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भीमबेटका प्रसिद्ध है, काफी चर्चा हमने पहले भी कर चुकी है। ठीक है। यह एक राष्ट्रीय यहाँ गुफाओं के पत्थर पर की गई है, गुफाओं में पत्थरों पर की गई है, गुफा के है एक प्रकार की। अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जनसंख्या का प्रतिशत, यह प्रश्न रिपीट हुआ है आपका, झाबुआ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में आपका झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ठीक है, इधर ही पाई जाती है। भगोरिया हाट इसी से संबंधित है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? अब देखिएगा, मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो ये पाई जाती है। सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये पाई जाती है। गोंड पाई जाती है और कोल जनजाति पाई जाती है। और ये चारों प्रकार की जनजाति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। जबकि उरांव मिलती है आपकी कहाँ पर? बिहार में। ठीक है। जब उरांव बिहार में मिलती है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। संताल भी कहाँ मिलती है आपको? बिहार में मिलती है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। उराव फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट विकल्प हो जाएगा आपका बे विकल्प। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश में किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो हमने चर्चा की थी, बेगा जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव, ये प्रमुख जनजाति। अगर यहाँ पर आपका गोंड भी जनजाति होती तो उनके भी यही देवता हैं। ठीक है। पर गोंड विकल्प में नहीं है, तो बेगा के हो जाएंगे आपके। बाकी हम चर्चा कर चुके हैं। कौन बीमारी के देवता है आपके? ठीक है। कौन साल के वृक्ष पर रहते हैं? ठीक है। और किसे भूमि के, मतलब आपका जो ग्राम भूमि होती है, ग्राम भूमि के देवता किसे माना जाता है, इनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो 3 प्रकार के देवता हैं, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। दूल्हा देव को ही कहा जाता है बीमारियों के प्रमुख देवता। ठीक है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगा। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सिरमौर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका कि किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? यह प्रश्न रिपीट है आपका, टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है। फिर होगा आपका, खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो आपके चंदेल वंश राजा धंग विद्याधर, ठीक है, इनके द्वारा चंदेल वंश का निर्माण, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, हमने चर्चा कर ही चुके हैं, जिसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित है? तो बताइएगा इसमें किस स्थान से संबंधित है? आपके मेहर, ठीक है, आपका सतना में आता है, सतना में मेहर से संबंधित आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र लगता है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था। सही जोड़ी बनाना है, सब मैंने मैच कर रखा है। आपका भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कि आपका कहां पर रहती है? पातालकोट में, छिंदवाड़ा के पातालकोट में रहती है ये। ठीक है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पातालकोट। पातालकोट में सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है, जबलपुर में भी रहती है आपकी। गोंड आपकी मंडला में रहती है। ठीक है। भील आपका झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी सभी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है। शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, ठीक है, गुना, वहां पर आपकी सहरिया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। और एक और बारिया, सहरिया और एक और हो जाती है आपकी बैगा। ये तीनों तो क्या है? आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां भी देखना है आपको, भोज राजा थे जो थे आपके, भोज राजा धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त आपके विदिशा से संबंधित है, जबकि अशोक आपके उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन के राज्यपाल रहे हैं अशोक। ठीक है। तो चारों सम्मिलित कर रखे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर में नहीं है? अब देखिए, इसकी चर्चा काफी बार हम कर चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर सन लिख देता हूं मैं, कौन कौन सा कब बन रहा है आपका। खजुराहो हो जाएगा आपका कब,
1986 भीमबेटका कब हो जाएंगे? 2003। और सांची का स्तूप 1989। खजुराहो कहाँ है आपका? छतरपुर। भीमबेटका रायसेन, सांची विदिशा कि रायसेन, बताइएगा सांची कहाँ पर है आपका। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको कि सांची का स्तूप आपका कहाँ पर आ जाता है। सांची का स्तूप विदिशा में ना आकर आपका कहाँ जाता है? रायसेन में। ठीक है, सांची के स्तूप के बारे में ये बात ध्यान रखना है आपको। अब सांची के पूर्व नाम भी थे आपके, सांची के स्तूप के पूर्व नाम जो काकनाद कहा जाता है, पूर्व नाम जो मिलते हैं आपको सांची के, एक होता है आपका काकनाद, एक हो जाता है काकनाद बोट। ठीक है, काकनाद बोध हो जाता है। और एक और नाम देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है बौद्ध श्री पर्वत, बौद्ध श्री पर्वत के नाम से भी ये प्राचीनतम नाम है आपके सांची के स्तूप के। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित है, जहां पर आपके सारीपुत्र, मोदगलायन, ठीक है, और महास्तवीर के अवशेष रखे गए हैं आपके सांची के स्तूप में। ठीक है, भोपाल से महज 46 किलोमीटर दूर पर स्थित है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है, बता ही दिया है। 3 स्तूप है यहाँ पर। तोरण द्वार पर बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सांची का स्तूप जो 1989 में यूनेस्को में शामिल है। मांडू का महल आपका धार में, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। लास्ट प्रश्न, रानी दुर्गावती का संबंध है, तो रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से है। यही आपका अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हम अगले प्रश्न लेकर आपके सामने कल मौजूद होंगे। और अब कोशिश रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग 500 से 600 प्रश्न का हमने समावेशन किया है विगत 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का, और मेरा विश्वास मानिएगा कि हम अगर यहाँ पर चर्चा कर लेंगे तो MP के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट ईयर के, उसका विश्लेषण सुन लीजिए, और बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। MP में आप बेस्ट कर दे पाएंगे आपका, इतना आप JLC के IAS प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विश्वास जताइएगा। और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर करने का हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और आपके सुझाव आमंत्रित रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको कंटिन्यूटी में आपको ये वीडियोस देखते चलना है, और जहां पर आपको कुछ त्रुटियां लगे तो वहां पे भी आपको बतलाना है। कोशिश हमारी यही रहती है कि 99.99% कोई त्रुटियां ना हो, लेकिन फिर भी मानव है, मानव से त्रुटियां संभव हैं, वो हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं, हम मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, और कल हम मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।